चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 1 मिनट आप लोग ले लीजिए। ठीक, आज की जो वीडियो होगी बच्चा, ये समझ लेना कि हिस्ट्री ऑफ सेल नहीं, हिस्ट्री ऑफ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लास पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में नहीं, आप चाहे बच्चे हैं, छोटे से बच्चे को उठा लीजिए, चाहे आप बूढ़े आदमी को भी उठा लेना, तो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको क्लियर समझ में आने वाला है। और पूरे कोशिका का इतिहास, यहाँ तक कि कोशिका को हम ऐसा बताएंगे कि आप चाहे वो क्लास 1 में, 2 में या 6 में या फिर MSc तक हो, पूरे कोशिका से आज के बाद समस्या नहीं आएगी, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें कोशिका में हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना ही होगा। लेकिन जो चीज़ें आज हम बताएंगे उसको देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर को बोलना चाहिए नाइस सर। चलिए बात करते हैं कोशिका के बारे में। इंट्रो अब क्या ही देना, इंट्रो आज इसी से देते हैं। भाई कोशिका है क्या, तो इसकी इंट्रो कर ली जाए। कोशिका शरीर की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर छोटे बच्चे क्लास 6 में होते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते भाई इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें कि शरीर, जितनी भी शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान जो भी बना है, ये कोशिकाओं के मिलने से, छोटी छोटी कोशिकाएं मिली, उससे ऊतक बना यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से बना आर्गन यानी अंग, उन अंग से पूरा अंग तंत्र बना और पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं जैसे ये हो गया सेल, हमने क्या बोला, सेल। ध्यान देना, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ आज अच्छी मिलेंगी, जिसको आप पढ़ेंगे और कॉपी पेन रखें, नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब चीज़ आपको मिलेगा बेटा। यहाँ ध्यान देना, सेल क्या है, सेल एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, हमने बोला शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी शरीर की अगर यूनिट बोली जाए, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोली जाए तो कोशिका है यानी सेल है। इस सेल से बना क्या, टिश्यू बना, टिश्यू जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इस ऊतक से बना आर्गन, क्या बना, आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और इससे बन जाती है पूरी बॉडी, यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, ईंट अगर आप ले लेते हो तो ईंट को जोड़ के आप क्या बनाते हो, दीवार बनाते हो। दीवार जो बनता है, दीवार, घर का जो दीवार होता है, यानी इस ईंट के एक एक करके सीमेंट बालू लगाते चले जाते हैं तो दीवार बनता है। और इससे बनती है क्या, रूम या कमरा बनता है ना, कमरा। और जब पूरे कमरा तैयार हो जाए, यानी एक एक रूम बन जाए, उसके ऊपर छत का ढलैया कर दो तो पूरा घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, और पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब इस बात को अगर आपने लिख लिया तो अब हम ये कोशिका कैसे बनती है इसको भी समझाएंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को देखो क्या क्या चीजें मिलेंगी बच्चा। पहली पॉइंट हम समझाएंगे यहां से, पहला ये होगा फॉर्मेशन ऑफ सेल। यह कोशिका कैसे बनती है, कोशिका कैसे बनती है, फिर कोशिका की जो संरचना होती है यह कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखलाई देता है, एक्चुअली कैसा होता है कोशिका, उसकी संरचना भी हम दिखाएंगे। इसका शेप कैसा होता है, यानी ये आकृति में कैसी होती है, ईंट की भांति होती है या गेंद की भांति होती है, वो दिखाएंगे। साइज दिखाएंगे, साइज ऑफ सेल, यानी कितनी बड़ी कोशिका होती है, 2-3 किलोमीटर की होती है या बगल में ही नाखून के बराबर होती है। फिर इसके बाद सेल ऑर्गेनेल, कोशिका में जितने अंगक होते हैं, कोशिका के भी अंग होते हैं, जैसे हम लोगों के हाथ, आँख, कान, नाक, मुंह, पैर है, वैसे कोशिका के भी अंग हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी बताएंगे। फिर इसके बाद आएगा सेल डिवीजन, यानी कोशिका में कैसे विभाजन होती है, ये सारी चीजें बात करेंगे। और इसके पहले हम बात करेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, यानी कोशिका के कुछ फैक्चुअल पॉइंट, यानी इसको किसने बताया था फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड प्लांट में कब आया, एनिमल में कब आया, लुएनहाक ने क्या बोला, तो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी कोशिका जो आप पढ़ते हो बच्चा। अब देखो यहाँ बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, हम ये जानते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है या नहीं भी आता है, तब भी हम बेसिक से आपको उठाएंगे और सारी चीजें देंगे। ये कोशिका एक्चुअली बनी कैसे है, जब ये धरती पूरा ऐसे मान लेते हैं, ये पूरा धरती पड़ा हुआ था, धरती क्या थी, जल रही थी, एक जलती हुई पिंड की तरह थी। धरती एक गोले जैसी है और यह गोला क्या था, गर्म था, एकदम गर्म था। तो इसमें समुंदर का जो पानी था बच्चा, यह भी क्या था, एक गर्म
सूप की तरह होती है। जैसे आप लोग चाय वाय पीते हो, सूप पीते हो ना, तो ये गर्म पानी समुंदर पड़ा हुआ था। इसमें क्या था, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पे कुछ केमिकल थे, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और भी केमिकल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर समुंदर के अंदर क्या हुआ कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते चले गए ना भाई, पानी में इधर से उधर गर्म था, मिल रहे थे, तो इनके मिलने से बन गया प्रोटीन। क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ऐसे प्रोटीन का एक दीवार की तरह ऐसे बन गया, ये बन के टहल रहा था बहुत दिनों तक। ये पानी में प्रोटीन का छोटा छोटा गोला, जिसको माइक्रो यानी कोएसरवेट्स बोला गया। तो कोएसरवेट्स क्या था कि इसमें ऐसे ही टहल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब पानी में थोड़ा सा भी लहर उठता तो ये टूट के इधर उधर बिखर जाता था, छोटा छोटा हो जाता था। फिर इसको क्या था कि ये अपनी इकाई नहीं बना पाता था, अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर पाता था, इसमें डिवीजन भी नहीं हो पाता था। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ही प्रोटीन के जो देखे जाते हैं अब के समय में जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, उनको प्रियान बोला जाता है। ये वायरस का ही एक रूप है। जो लाफिंग डिजीज, ये प्रियान का रूप है। और वैसे ही जब यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को ना जोड़ा गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इस जल में मिले, तो ये छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बना लिए हैं, जिसको वायराइड्स बोला गया। वायराइड्स ये भी एक वायरस का ही रूप था, ये भी वायरस का ही रूप था। ये भी टहल रहा था, ये भी टहल रहा था, दोनों अकेले अकेले टहल रहे थे, धरती पे कुछ था नहीं। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मिलन हुआ। इनके मिलन से ये जो प्रोटीन था, एक आवरण था, इसको मिल गया एक शरीर, और इसके अंदर ये चला गया। जब इसके अंदर जो ही ये गया, एक रूप मिल गया कोशिका का। यहीं से एक रूप मिला कोशिका का और निर्माण हो गया कोशिका का। तो आप कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं यौगिकों के मिलने से कहीं ना कहीं कोशिका का निर्माण हुआ था। जैसे आज भी हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, दुबले पतले होते हैं, तो डॉक्टर कहता है प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ। तो हम क्यों कहता है, क्योंकि उससे कोशिका बनने लगते हैं, ब्लड बनता है। ब्लड भाई सेल ही तो है, और हमारी शरीर एक्टिव होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लंबे मोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होता है। चावल रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फल खाते हैं, उसमें विटामिन। तो इन सब चीज़ों से ऐसे ही कोशिका का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे हुआ। लेकिन इस सेल में बहुत सारे गुण न होने की वजह से यह क्या था, प्रीमिटिव था, यानी पूर्व कोशिका, बहुत प्राचीन कोशिका, पुरानी कोशिका, यानी पहले जो कोशिका बनी वह यही थी, जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला गया। पहले प्रोकैरियोटिक आई, यानी प्राचीन कोशिका आई, प्रिमिटिव कोशिका, और बाद में डेवलप करते करते यूकैरियोटिक आई। तो उस पर अब हम बाद में जाएंगे, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन आपको यह सेल कैसे बना, यानी सेल आज भी हमारे सेल जो शरीर में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, इस सब का कमी हो जाए तो कोशिका नहीं बनेगा और धीरे धीरे हम मर जाएंगे। लेकिन इसको अगर बनाना है, कोशिका बार बार रिपेयर होना चाहिए, तो हमको स्वस्थ भोजन लेना चाहिए और समय समय पे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब खानी चाहिए, जिससे कोशिका का निर्माण हमारे शरीर में हमेशा हो सके। जैसे कहीं पे कोई अंग कट गया, कोई पार्ट कट गया, घाव हो गया, वहां पे गड्ढा हो गया, तो वो भरोगे कैसे? उसके लिए आपको प्रोटीन, विटामिन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल खाने होंगे, जिससे ये कोशिकाएं शरीर को भर देंगी, बन जाएंगी कोशिकाएं तो भर जाएंगी। ठीक, तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे इस कोशिका के कुछ स्पेशल कैरेक्टर पे, जो फैक्चुअल पॉइंट है। कोशिका को स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई शरीर की बोली जाती है। किसको? कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि यहाँ सारी कार्य ये कर लेती हैं। जो कोशिका की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल की क्या कही जाती है? साइटोलॉजी कही जाती है। अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका को बोलते हैं साइटो, बायोलॉजिकल टर्म्स है साइटो, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन होता है, जैसे हम आपको अगर अध्ययन करें, हम किसी चीज को अध्ययन करें, वैसे ही साइंटिस्टों ने क्या किया? सेल का अध्ययन किया, कोशिका का अध्ययन किया। अगर ये कोशिका का अध्ययन न हुआ होता, न जानकारी होती, तो आज हम सारी चीजों को जानना पॉसिबल नहीं होता, बायोलॉजी के टर्म्स को। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो इस अध्ययन को बोला साइटोलॉजी, यानी सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला गया। और कितनी सेल होती हैं एक ह्यूमन शरीर में? अगर बात की जाए
तो 37.2 ट्रिलियन सेल, 37.2 ट्रिलियन सेल हम लोगों के पूरे शरीर के निर्माण में लगी रहती है। बहुत, और इससे कम और थोड़ी सी बेसी भी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई सेल, यानी अगर हम बात करें फर्स्टली इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, पहली बार सेल को किसने पाया था, किसने बताया था, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने प्लांट के कुछ स्लाइस यानी ऊपर के टुकड़े लिए, यानी कार्क लिया, छिलका लिया यह कह सकते हैं, और उसको अध्ययन किया। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया कि यह क्या है, सेल है। वह कैसा दिखलाई दे रहा था, मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का। जैसे मधुमक्खी की छत्ते को अगर हम देखें तो हेक्सागोनली बनता है ना, हेक्सागोनली ऐसे 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 बनता चला जाता है, एक के बाद एक ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसा इन्होंने प्लांट कार्क में देखा, यानी पौधे की जो छिलके होते हैं, यानी पौधे के जो स्टेम होते हैं उसके छिलके को, यानी पौधे के किसी पार्ट को छोटा सा कट करके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तब हम समझ सकते हैं ये क्या है। तो उस समय इन लोगों ने देख लिया बना के और बता दिया कि यह क्या है, यह सेल है, यानी एक एनिमल क्यूल है। इन्होंने बताया कि एक एनिमल क्यूल की तरह यह भांति दिखलाई दे रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, लेकिन क्लियर ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। बट इन्होंने कहा कि कुछ तो है जो हेक्सागोनली दिखलाई दे रहा है। तो आप यह कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल, अगर हम बात करें पहली बार लिविंग सेल की बात, क्योंकि इन्होंने सेल बताया वो डेड था, प्लांट के खोल के ऊपर से इन्होंने लिया था स्लाइस, उस पे से देखा था। जब लिविंग सेल की बात आई तो इसके बारे में कौन बताया, डिस्कवर्ड बाई ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा अपने माइक्रोस्कोप से, यानी कुछ पानी की बूंदों को उठाया और ये क्या कर रहे थे भाई, पानी देख रहे थे, जा रहा था वहां पे बैठे, वहां से पानी की कुछ बूंदों को लिए और देखा उसमें कुछ इनको सेल दिखलाई दिया और वो चल फिर रहे थे, हिल डुल रहे थे। तो इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बता दिया। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई कि लिविंग सेल की जो बातें थी वो जीवों में, यानी प्लांट में, एनिमल में भी देखी जाती हैं या पानी में ऐसे ही टहल रहा है। तो इसके बारे में अब कौन आया, सेल थ्योरी जो थी, यानी पूरी सेल की जो थ्योरी आई कि कैसे चलता है, क्या करता है, इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, बता दिया कि यह है भाई सेल की पूरी थ्योरी, है सेल की पूरी कहानी, यानी सेल की जितनी कहानी थी, भूमिका थी, सब सेल थ्योरी में आ गया। वो कौन बताया, स्लीडन और स्वान ने बताया। फाइनली जब बात हुई सेल थ्योरी की तो इसको एक्सपेंड किया, एक साइंटिस्ट थे विरकाव, इन्होंने इसको और फैलाया और ये बता दिया कि सेल यानी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका जो होते हैं उन्हीं से इनका निर्माण होता है। इन्होंने ये बता दिया। कौन बताया, विरकाव ने ये बताया कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। विरकाव ने ये कह दिया कि कोशिकाएं पहले से ही यहाँ मौजूद थी, उन्हीं कोशिकाओं से बढ़ते हुए कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ भाई समुंदर में यह कोशिका बना कि नहीं, हमने अभी बताया कि यहाँ पे ये बना था, तो पहले ये कोशिका बनी, इससे धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो इन्होंने सही बात बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। यह डिवाइड हुआ 2 में बना, फिर यह डिवाइड हुआ 4 बना, ऐसे करते करते बहुत सारी सेल की इवोल्यूशन होती चली गई और धीरे धीरे प्लांट एनिमल सब विकास करके आ गए। और इवोल्यूशन के दौर में आज हम और आप हैं, यहां तक कि अब तो मोबाइल भी आ गया। ये कौन सा सेल है। चलो अब यहां तक बातें हो गई तो एनिमल सेल के बारे में एक साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जिन्होंने क्या बताया था, स्वान और स्लीडन मिल के बताए थे सेल थ्योरी के बारे में। लेकिन जब एनिमल सेल को डिस्कवर किया गया तो स्वान ने बताया कि एनिमल में सेल पाई जाती हैं, यह कोशिकाएं जो हैं यह एनिमल का निर्माण करती हैं, यानी स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बता दिया। तो स्लीडन का है पीछे रहते, इन्हीं के साथ तो यो थे, ये क्यों पीछे रहते, ये चुपचाप उठाए प्लांट और इसको बता दिया कि प्लांट में भी कोशिकाएं पाई जाती है। आप कैसे बताएंगे अकेले, हम नहीं, हम पीछे रहेंगे क्या। इन्होंने प्लांट के बारे में बता दिया, सबने कहा चलो भाई ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई तो सब साइंटिस्ट का निगाह अब चला गया, भैया प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल सेल सेल, यह सेल एक्चुअली है क्या, यह कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, अब यह भी तो जानना जरूरी था। क्या सेल से पूरा शरीर ही बना है या सेल अकेले भी होता है। तो कुछ ने कहा कि सेल अकेले भी होता है और सेल से बन के पूरी शरीर भी बनती है। कैसे, ये देखते हैं। तो यहां जब बात हुई तो स्मॉलेस्ट सेल की बात आई, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वह कौन होता है, माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा क्या होती है? सबसे छोटी कोशिकाएं कही जाती हैं। अब यहां से एक हेडिंग इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अभी अभी, ठीक है बच्चा। साइज ऑफ सेल चल रहा है, ध्यान देना। स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका अगर धरती पे पाई जाती है तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग होता है एक पक्षी, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है शायद ना, कमेंट करके बताना हाँ या ना। तो उस शुतुरमुर्ग की अंडे की बात की जाए तो वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी इतनी बड़ी साइज की होगी। एक अकेला कोशिका इतनी बड़ी की है और एक कोशिका इतनी छोटी है जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कहानी है भाई इसके पीछे। तो अब बात आती है, यह तो लार्जेस्ट था। लार्जेस्ट का मतलब यह होता है कि भाई यह लार्जेस्ट है, यह बड़ा सा है, यह बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की तो लॉन्गेस्ट यह हो गया ना, यह सेल हो गया लॉन्गेस्ट, या फिर यह सेल हो गया लॉन्गेस्ट, यह लंबा हुआ ना। लेकिन अगर हम बड़े की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब बात आती है, मोटाई गोलाई कैसा है, ठीक। तो जो लॉन्गेस्ट सेल था और लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका कौन थी? शुतुरमुर्ग की अंडे की बात की गई। लेकिन लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कौन था? लंबा कौन था? तो न्यूरॉन था। भैया सबसे लंबे व्यक्ति का नाम मत बता देना, यहां न्यूरॉन्स की बात हो रही है जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनकी जो नंबर होती है, न्यूरॉन्स के नंबर कितने होते हैं? अगर देखें न्यूरॉन्स की जो नंबर होती है 135 बिलियन होते हैं। शरीर में 135 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। 135 बिलियन न्यूरॉन कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। चलिए बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन के बॉडी में बात की जाए सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड में बात की गई सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर के अंदर, अब तो भैया सारे जगह की बात हो गई तो हम अपने शरीर की भी तो बात करेंगे। वैज्ञानिक सोचे कि हम लोगों के अंदर कौन सी सबसे छोटी होगी, तो स्पर्म थी। स्पर्म का मतलब गैमेट्स, जिससे रिप्रोडक्शन होता है और जनरेशन आगे बढ़ती है। स्पर्म मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ओवम कहाँ होता है? फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। और यह क्या था? यह लार्जेस्ट था, यह लार्जेस्ट था सेल ह्यूमन में। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट स्पर्म जो मेल में होता है, स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट कौन होता है? ओवम जो फीमेल में होता है। क्लियर है बच्चा? अब बात करेंगे नॉट डिविजिबल सेल। हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को मालूम है कि यह कोशिका डिवाइड नहीं होगी, इसलिए चारों तरफ आपको डंडा लगता रहता है। अब तो ऑनलाइन फाइन भी आ जाएगा 5,000 3,000 का अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे। क्योंकि होता क्या है, ब्रेन में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। 80 से 86 बिलियन बोला जाता है कि ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स। अगर अब ये कहीं से क्रैक कर गए या इधर उधर भटक गए, टूट फूट गए, तो या तो हम ऐसे करके चलेंगे। आप कौन हो? ये किसका चैनल है? हम कौन है? या तो ऐसे करेंगे या फिर काम खत्म, चैनल ही बंद। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन में कभी डिवीजन नहीं होता। अगर यह डिवाइड नहीं करता तो जहां से यह टूटेगा वहां का काम छूटेगा। शरीर से टूटा तो शरीर का काम छूटा, ब्रेन से टूटा तो ब्रेन का काम छूटा। चाहे तो आप घूमो और चाहे तो आप घूम जाओ। चलिए अब बात करते हैं फास्ट डिविजिबल। जो बहुत तेजी से डिवाइड करता है वो होता है लीवर की हिपैटिक कोशिकाएं। यानी लीवर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी तेजी से डिवाइड करती हैं। मतलब हम लोग यहाँ से बनारस, बंबई, कलकत्ता जाने की सोचें, उतनी तेजी से ये डिवाइड करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेस्ट में रहो। ये कब डैमेज होते हैं? जैसे आपको डेंगू हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया, तो उस अवस्थाओं में लीवर के सेल्स डैमेज कर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में लीवर के कुछ सिरप लेके आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्क करेंगे तो सेल आपका इधर उधर होगा और डैमेज होगा तो रिपेयर जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी तेजी से रिपेयर करके पूरा लीवर का फॉर्मेशन कर देगा। यानी अगर सेल में लीवर में 20% सेल बचे हैं वो भी रिपेयर करके 100% सेल को तुरंत बना देते हैं। तो इतनी एक्टिविटी इनमें होती है डिवीजन करने की। तो जो भी लोग अगल बगल बीमार हैं सेल लीवर को लेके कि भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है, लीवर खराब, अरे यार टेंशन ना लो, चुपचाप सो, खाओ पियो सो, ठीक है।
ज़्यादा ड्रिंक मत करो नहीं और खराब हो जाएगा। चलो बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका हमने बता दिया, क्योंकि यह शरीर की जो संरचना है और कार्य है इसको कराने के लिए डिपेंडेंट फैक्टर होता है। भाई सेल रहेगा, सेल बनेगा, सारी जगहों पे निर्माण करेगा तो हमारे हाथ आँख कान मुंह पैर जो भी है सब मजबूत होंगे और यहाँ पे ऊर्जा भी मिलेगी और हम दौड़ दौड़ के काम करेंगे। ठीक, तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कोशिका। कोशिका, ठीक, आशिका मत कर देना, कोशिका है। यहां पे बात करें प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया कोशिका तो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई थी, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल शेप और कार्य के लिए। लेकिन जो हमारी भौतिक इकाई होती है इसको प्रपोज किया था यानी बताया था हक्सले ने ये बताया कि एक प्रोटोप्लाज्म होती है जो शरीर की क्या होती है? भौतिक इकाई होती है, फिजिकल यूनिट होती है, जिसको पुरकिंजे ने फर्स्ट टाइम टर्म दिया था। पुरकिंजे ने इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में सर्च किया था, प्रोटोप्लाज्म का नाम पुरकिंजे ने दिया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकिंजे ने बताया था, लेकिन यह शरीर की भौतिक इकाई है ये नहीं बता पाए। तो हक्सले ने कहा हम बता रहे हैं, रुको रुको, तो इन्होंने आके बता दिया। ठीक, घबराना नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे यहां पे, देखो बच्चा, ये हमने बता दिया फॉर्मेशन ऑफ सेल। एक पॉइंट हो गया कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो इसको डिलीट कर दें, अपने माइंड से मत डिलीट करना। कैसे बना, क्यों बना, ये अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको भगा के मतलब भगा के नहीं, वापस आके देख सकते हैं। एक पॉइंट यहां से भी डिलीट, नहीं यूं मत करो। इसके बाद आता है बच्चा, इसको कंप्लीट कर लिया जाए, दूसरे पॉइंट पे इसको कर लिया जाए। साइज ऑफ सेल, जो सेल की साइज होती है ये हम कहें तो 0.0 म्यूएम से लेके कितना 15 सेंटीमीटर कर दे, 18 सेंटीमीटर तक होती हैं। अब देखो बच्चा, लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट सेल जो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा था वह कितना बड़ा हो सकता है? 15 से लेके 18 सेंटीमीटर तक। जो हम लोगों की छोटी सी स्केल आती है ना, जैसे ये मोबाइल है ना, इसको अगर गोला सा घुमा दें तो भाई ये 5-6 सेंटीमीटर की होती है, 5 होती है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे इतना बड़ा। ठीक, तो इतने बड़े होते हैं, 2-4 लोगों का भोजन कम बन जाएगा। तो इतनी बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की बात की जाए तो, यानी सबसे बड़ी है। जो सबसे छोटी होती है कोशिका वह होती है माइकोप्लाज्मा। हमने पहले ही बताया माइकोप्लाज्मा या आर्ची बैक्टीरिया या बैक्टीरिया में आता है। मोनेरा में जब हम पढ़ेंगे तो माइकोप्लाज्मा आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। यह स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन इसकी साइज कितनी होती है? सबसे छोटी होती है 0.2 0.3 माइक्रोन मीटर म्यूएम। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट, अब ह्यूमन बॉडी में आ जाओ। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो 0.1 मिलीमीटर होती है एक नर्व सेल, जो सबसे छोटी होती है। लॉन्गेस्ट जो होती है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट नर्व जो होती है वह 1 मीटर की होती है। लॉन्गेस्ट नर्व कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। तो यहां से ये कहानी हो गई समाप्त। ये हो गया दूसरा, ये था पहला, ये दूसरा समाप्त। अब आ जाते हैं इसी लगे हाथ तीसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा, शेप ऑफ सेल। जो शेप ऑफ सेल है यह ऐसा होगा, यानी गोला गोला। बहुत सी कोशिकाएं गोले गोले आपको दिखलाई देंगी, गोली 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 गोली। ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो आपको ऐसे दिखलाई देंगे, ट्रेंगुलर टाइप के। कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो स्क्वायर टाइप की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पेंटागोनली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हेक्सागोनली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ऐसे लंबे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रॉड शेप के होंगे। क्लियर है? तो इसकी शेप जो होती है, शेप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप्स के दिखलाई देते हैं। जैसे न्यूरॉन्स का हेक्सागोनली यहाँ पे होने के साथ साथ ऐसे पतला सा लंबा सा यहाँ लगा रहता है। तो इसकी जो शेप होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट दिखलाई देती है। तो इसकी जो शेप होती है हम कह सकते हैं स्फेरिकल होगा, ट्रेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, स्पाइरल भी कह सकते हैं। स्पाइरल होगा,
कॉमा शेप होगा या फिर रॉड शेप होगा या थ्रीड लाइक होगा, ठीक, स्टार लाइक होगा। तो इतने टाइप के शेप सेल के कोशिकाओं की जो आकृति, जो इसकी बनावट होती है, ये इतने टाइप के हो सकते हैं। यह भी पॉइंट समाप्त हुआ बच्चा। तो अब हम किसको उठा लेते हैं सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को। विभाजन अगर हम बात करें तो दो प्रकार से हमको दिखलाई देती है। एक होती है माइटोसिस, माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, हिंदी में भी समझा रहे हैं। यह होता है समसूत्री, यह होता है अर्धसूत्री, यह होता है, अभी डिटेल में बाद में दे देंगे, अर्धसूत्री। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, अगर इनका विभाजन आपको देखना है, कोई भी सेल है उसके पास दो गुणसूत्र अगर हैं तो यह डिवाइड करेगा तो समान नंबर की कोशिकाओं में समान गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसलिए यह समसूत्री बोला जाता है। माइटोसिस में अगर एक सेल के अंदर दो गुणसूत्र हैं तो यह डिवाइड करके दो ही कोशिकाओं का निर्माण करता है। माइटोसिस में डिवीजन होगा यानी विभाजन होगा तो दो कोशिकाओं का, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, और जितने पेरेंट्स में यानी जितना इनके माँ बाप में सेल था उतना बच्चे में भी कितना, यहाँ इस कोशिका में दो ठो था तो इनमें भी दो दो ही मिलेंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, यह माइटोसिस कहाँ होता है यह बता दें। हमारे पूरे शरीर में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उसके पूरे शरीर में जो विभाजन होता है, हाथ आँख कान नाक मुंह पैर, जितनी कोशिकाओं का विभाजन देखा जाता है वह माइटोसिस टाइप का ही होता है, एक से दो ही कोशिका बनती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह हमारे जनन जो अंग है वहां पे होता है, उसमें गैमेट्स पाए जाते हैं, युग्मक, जो स्पर्म हुआ होता है वहां पे जो विभाजन से स्पर्म हुआ बनाते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसमें एक कोशिका में अगर दो गुणसूत्र हैं तो ये बट जाएंगे और एक एक रह जाएंगे और फिर इनमें माइटोसिस जैसा विभाजन करके चार कोशिका का निर्माण कर लेंगे। यानी इससे एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा और चारों में एक एक ही गुणसूत्र पाया जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ जो विभाजन होता है मियोसिस या अर्धसूत्री, यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्र के नंबर आधे रह जाते हैं और ये एक कोशिका से चार बनाते हैं, जबकि समसूत्री में गुणसूत्र का नंबर समान रह जाता है और यह एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करता है। तो यह कंप्लीट हुआ बच्चा कौन सा, सेल डिवीजन, 1 2 3 और यह हो गया 4 का काम समाप्त। क्लियर है। तो अगर इन चारों की बात समझ में आई तो इन चारों को डिलीट किया जाए यहां से। चलो, इन चारों को डिलीट करने के बाद सेल ऑर्गेनेल रहेगा, टाइप्स ऑफ सेल रहेगा, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे। पहले इन चीजों को देख लिया जाए। अब सेल का स्ट्रक्चर देख लिया जाए, फिर इसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इसके बाद ले लेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चा, स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं कोशिकाओं की, यह होती है कुछ इस ढंग से, ऐसा दिखलाई देता है, जिसके अंदर एक होता है ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होता है छोटा सा ऐसे न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस इस ढंग से दिखलाई देता है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ धागे नुमा संरचना ऐसे 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 ऐसे, जिसको गुणसूत्र बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है या जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ होता है, इसके अंदर भरे हुए पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर भरे हुए ऐसे 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 पदार्थ भरा होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। इसके बाद इसके यहाँ पे ऐसे 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 देखी जाएगी एक संरचना, जिसको गोल्जी बॉडी बोली जाती है। इसके ऊपर कुछ ऐसी संरचना दिखलाई देती है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस को जो कवर किए रहती है, इसको ईआर बोला जाता है, यानी सीआर मत कर देना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसी होंगी जो एकदम ऐसे चिकनी स्मूथ, और कुछ के ऊपर ऐसे दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER,
तो ये क्या होंगे, ये है राइबोसोम्स, जो इसके ऊपर अटैच हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। और ये क्या है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर। इसके बाद यह हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। ठीक। इसके अंदर ऐसी एक पाई जाएगी, ऐसी ऐसी बनी हुई बहुत एक्टिव संरचना, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके बाद सेल के ऊपर अगर एक और दीवार पाई जा रही है तो यह कहलाएगी सेल वॉल, यह कहलाएगी सेल के ऊपर की दीवार यानी कि सेल वॉल। सेल के नीचे जो पाया जा रहा है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इसमें कुछ पाया जाएगा तो बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होंगी और छोटे छोटे बबल्स भी दिखलाई देंगे। इनको बोला जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, यह हो गया लाइसोसोम। फिर इसके बाद यह छोटी छोटी जो थी इसको कर दो राइबोसोम, राइबोसोम। छोटी सी एक गोला जैसी संरचना वैक्यूल, वैक्यूल हो गया। और इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव्य पदार्थ होता है, यह जो द्रव्य पदार्थ है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, यह हो गया साइटोप्लाज्म, यह हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसी संरचना बनाएं जो सिक्के नुमा दिखलाई देती है, सिक्के नुमा, तो हो गई क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यह तो थी पूरे संरचना यानी सेल की हमने बात कर ली, ना हमने बताया कि यह एनिमल है, ना हमने बताया यह प्लांट है। कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, वह भी हम आपको बताएंगे कि अब इसमें कैसे प्लांट सेल हमको दिखलाई देगा, कैसे एनिमल सेल। तो ये सारी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम अब आगे चलते हैं। देखो इसको अगर हम हटा दें, अब इन चीजों को हटा दें तो कोई हर्जा नहीं है। यहां से अब हम दिखाएंगे बच्चा, पहले आप लोगों को ये सेल का स्ट्रक्चर हमने समझा दिया कि कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। यह तो स्ट्रक्चर आपने समझा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बाद हम सेल की जो टाइप्स होती हैं वह बताएंगे और उसमें आपको अच्छी सी संरचना दिखाएंगे। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अब यहां एक हेडिंग होगी आपकी टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका का प्रकार। मतलब अभी तो सारी चीजें देख रहे थे कि चाट गोलगप्पे का प्रकार देखते हो 10 प्रकार के मिलते हैं, अब कोशिका के भी प्रकार देख लो कि ये कितने प्रकार के हैं। गोलगप्पे तो सबको याद होंगे कितने प्रकार के होते हैं, मीठी वाला, ये तीखा वाला, ये दही वाला, ये तो ऐसा वाला गोलगप्पा नहीं। अभी फिलहाल में यहाँ बात करो टाइप्स ऑफ सेल की। जो सेल थी यह न्यूक्लियस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो इसके अंदर केंद्रक पाया गया उसके आधार पे दो प्रकार की थी। कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका का अगर हम बात करें प्रकार का, तो पहले इसमें केंद्रक के आधार पे देखा गया। किसके आधार पे, केंद्रक के आधार पे। तो एक था प्रोकैरियोट, क्या था बच्चा, प्रोकैरियोट। एक था यूकैरियोट, यूकैरियोट। अभी देखो ऑर्गेनेल भी पढ़ना है, याद रखना। जो प्रोकैरियोट था यह क्यों प्रोकैरियोट बोला गया, जो यूकैरियोट था यह क्यों यूकैरियोट बोला गया। भाई ये बातें आएंगी ना, कमेंट करके बताना यहाँ ई रहेगा या नहीं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। चलो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम बात प्रोकैरियोट की कर रहे हैं तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, आई मीन फर्स्ट, FIRST। फर्स्ट मतलब प्राथमिक या पूर्व, बहुत पहले की बात है जब एक जंगल में एक शेर रहता था। सॉरी शेर नहीं, जब इस धरती पे कोशिका बनी थी तो यह कैसी थी उसके आधार पे इसको बोला गया फर्स्ट क्या, कोशिका, प्रोकैरियोट। इसमें कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था डेवलप नहीं था, तो इसकी संरचना अगर हम देखें, अब देखने में मजा आएगा।
यह क्या था, इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्री फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल था। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है यह ढका हुआ नहीं था। न्यूक्लियस के ऊपर यह जो जेनेटिक मटेरियल था इसके ऊपर कोई कवर नहीं था, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोला गया। इसके अंदर खाली ऐसे फ्लूइड भरा हुआ था, चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। कुछ इसमें ऊंच पूछ भी मिल गए थे जिसकी सहायता से यहाँ से वहाँ कर सकता था। इसके मेम्ब्रेन में ही कुछ ऐसी फोल्डिंग जैसी संरचना मिल गई जो बाकी जो श्वसन और ऊर्जा का प्रवाह देते हैं उसके लिए काम हो गया। कुछ इसमें छोटी छोटी पार्टिकल मिल गई जिसको बोला गया इंक्लूजन, CLUSION। इंक्लूजन का मतलब होता है, इसमें भी होता है जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो प्रोटीन, लिपिड, विटामिन ये सारी चीज़ें डेड होती हैं, इसलिए इंक्लूजन के रूप में यहाँ पड़ी रहती हैं, जो इसकी नीड होती है उसको देती रहती है। यह हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब, मटेरियल का मतलब यह हो गया वो सामान जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है, वह होता है DNA। तो यही DNA ही तो है। और बाकी यह तो रहा साइटोप्लाज्म, यह हो गया सेल वॉल, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोट में ये सारी चीजें पाई गई। क्या पाया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल वॉल भी था। तो यह प्रोकैरियोट जो था यह इसमें कौन आया, मोनेरा आए। मोनेरा में कौन आया, जितने हम बैक्टीरिया और प्लाज्मा की बात करते हैं ये सब क्या है बेटा, ये हमारे प्रोकैरियोट हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया हो तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यूकैरियोटिक की तरफ आते हैं। चलिए, बात अगर हम यूकैरियोटिक की करते हैं तो यूकैरियोटिक जो था यह सेल वॉल के आधार पे, अभी तो हमने केंद्रक के आधार पे देखा, अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल, यानी कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका की जो दीवाल है, कोशिका की जो भित्ति है, दीवाल है, भित्ति, हिंदी थोड़ा देख लेना, भित्ति तो लिख के आ जाता है। कोशिका भित्ति या इसकी जो दीवाल थी उसके आधार पे इसका विभाजन किया गया यूकैरियोट का। यह कितने प्रकार के निकले, यो निकल गए बेचारे 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन सी थी, यह थी एक प्लांट सेल, क्या थी, प्लांट सेल, और एक था एनिमल सेल। जो प्लांट सेल था यह कैसा दिखलाई दिया भाई, अब आपके माइंड में आएगा प्लांट सेल कैसा दिखलाई दिया और एनिमल सेल की संरचना कैसी थी। तो जो प्लांट था उसका कुछ डायग्राम आपको कुछ इस ढंग से आपके किताब में, जो छोटे बच्चों के किताब में आप देखते हैं वैसा मिल जाता है। तो ऐसा संरचना दिखलाई दिया बच्चा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या खींच कर रहे हैं, नहीं बेटा, यह है सेल वॉल, क्लियर। इसके अंदर भी वही था न्यूक्लियस, इसके अंदर भी क्या था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर ऐसे ऐसे जेनेटिक मटेरियल और यह भरा हुआ लिक्विड, ठीक। यहाँ पे था माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर, वही सिक्के नुमा स्ट्रक्चर जिसको लेके हम गोलगप्पा खाते हैं, वह मत कर देना। यह क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अब यह क्लोरोप्लास्ट हो गया, यह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अंदर आ गई गोल्जी बॉडी, क्या आ गया, गोल्जी बॉडी। छोटे छोटे मिल गए राइबोसोम। तो क्या राइबोसोम इसमें नहीं था सर जी, इसमें था, लेकिन इसमें 70S प्रकार का था। यहाँ क्या है, यहाँ 70-80 दोनों होता है, 70 और 80 दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर गोल्जी बॉडी मिला, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, बड़ा सा मिल गया बबल्स, इसको बोला गया वैक्यूल। रिक्तिका धानी जिसको बोलते हैं, यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यह हो गया गोल्जी बॉडी, GOLGY बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, यह हो गया वैक्यूल, यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके अंदर भरा हुआ वही द्रव्य पदार्थ,
सर जी और चीज़ नहीं दिखाई दिया, बहुत सी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आपको वीडियो में मिलता चला जाएगा। यह रहा एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या था, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य या जेनेटिक मटेरियल। यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यह दिखलाई दे रहा है गोल्जी बॉडी। यह क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद यहाँ पे बना दो राइबोसोम, यह बना दो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हो गया सेंट्रोसोम। यह बना दो लाइसोसोम। सर जी आपने ये लाइसोसोम इसमें नहीं बताया। बेटा लाइसोसोम क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में अगर बात की जाए चोट लग जाती है तो चोट लगने पे घाव को भरना चाहिए और वहाँ से जो खराब सेल है उनको हटाना चाहिए। तो उनको हटाने के लिए लाइसोसोम होता है। इसके बारे में एक एक करके हम समझाएंगे। और इसमें क्यों नहीं है सर जी? अरे भाई हम लोग क्या होता है, हम लोगों की जो शरीर है गोरी गोरी दिखलाई देनी चाहिए ना। अगर ये रहेगा तो काले पड़ जाएंगे भाई, ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग काले पड़ जाएंगे ना भाई। ये क्या करता है, जो सेल टूट फूट करता है वह घाव बना के इसे एक तरफ खुद्दा सा लटका रहे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए ये क्या करता है, तुरंत वहाँ रिपेयर करके एकदम स्मूथ चिकना बना देता है शरीर को। लेकिन यहाँ पे यह नहीं होता। इसी वजह से जो डेड सेल होते हैं धीरे 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 बाहर की तरफ, या प्लांट का जो छाल ऐसे दिखलाई देता है ना, यहाँ आके एकत्रित होते चले जाते हैं और डेड सेल बाहर की तरफ एक रिजिड सा कठोर सा दीवार बनाते हैं। मारो धाए से कोनो फर्क नहीं, एक पटाखा मारेंगे अपने आप को चिंगुर जाओगे, क्योंकि ये चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, यहाँ लगेगा लाइसोसोम्स की वजह से। क्योंकि इसने क्या किया, हमारे डेड सेल को खा पी के खाली करके समाप्त कर दिया और वो मैल के रूप में बाहर। लेकिन यहाँ क्या है, इसका मैल जो है यहाँ एकत्रित होकर जमा हो रहा है बेटा। ठीक है, ये एकदम कठोर बना देगा प्लांट को, जबकि हम लोग एकदम नाजुक से हैं। चलो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये पूरे कैरेक्टर के साथ यहाँ भर गया। इसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है यह हो गया साइटोप्लाज्म। डिफरेंस क्या है भैया, लाइसोसोम्स यहाँ पे है लेकिन लाइसोसोम्स इसमें नहीं था। वैक्यूल यहाँ बड़ा होता है लेकिन यहाँ छोटा छोटा होता है। भाई छोटा छोटा होता है लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन भी है। ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हम लोगों के शरीर के अगर भार की बात की जाए, भार का 65% वाटर ये कंज्यूम करके रखते हैं। 65% वाटर कंज्यूम करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हरे भरे चिकने दिखलाई देते हैं। और इतने के बावजूद अगर प्लांट की बात की जाए, प्लांट और हरे भरे और स्मूथ दिखलाई देते हैं। उसका रीजन क्या है, बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। ज्यादा पानी प्लांट खींचते रहते हैं ना, प्लांट को पानी चाहिए होता है, तो इसलिए इनके पास बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, हम लोगों के पास छोटी वैक्यूल। अब एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल की, क्योंकि टाइप भी हो गया, अब क्या है बचा है हमारा सेल ऑर्गेनेल। अब हम बात करेंगे बच्चा सेल ऑर्गेनेल की। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इतने का लीजिए, फिर हम ऑर्गेनेल की बात करते हैं। ऐसा है बच्चा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आप लोग पहले क्या करिए कि इसको देख लीजिए। हम पार्ट 2 में पूरा सेल ऑर्गेनेल लेके आते हैं और उसके बाद कुछ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस है उसको बता देंगे, और प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें भिन्न होती हैं वो थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिए, चाहे वो किसी क्लास में हो, नहीं धड़क आप शेयर करो। अरे कोशिका ही तो है, कोनो वो तो है नहीं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और कुछ हो हाँ कमेंट करके बता देना मजा आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सेकेंड पार्ट चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सेल का पार्ट 2 होगा। आई मीन कोशिका के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप लोग देख के बेसिक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल आप लोगों को इस वीडियो में हम पूरा सेल ऑर्गेनेल जितना भी होता है वो सब बताएंगे। और यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ हम क्या बात की है कि सेल क्या है, स्टडी ऑफ जो सेल है इसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। कितने सेल होते हैं, 37.2 ट्रिलियन हम लोगों के बॉडी में होते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेल है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस बांटा गया। न्यूक्लियस के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया। जब भैया जिसमें न्यूक्लियस होगा वो तो डेवलप टाइप का हो गया ना, जिसमें नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो पहले जो सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक थे। जो अब डेवलप टाइप के देखने को मिलते हैं वो यूकैरियोटिक है। ये किसके आधार पे था, न्यूक्लियस के आधार पे। न्यूक्लियस को कैरियन बोला जाता है। जैसे ये हो गया एक सेल, उस सेल की अगर हम बात करें
जिसमें क्या हो, जेनेटिक मटेरियल पाया जाए लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर का इन्वेलप ना पाया जाता हो, तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। लेकिन उसी के बाद अगर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है सेल के अंदर और उसके ऊपर ऐसी कवरिंग पाई जा रही है तो वो यूकैरियोटिक हो गया। तो ये हम बात समझ गए। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे बैक्टीरिया या मोनेरा के बारे में, और यहां हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है इसमें ध्यान देना कि सारी चीजें पाई जाती हैं लेकिन वो डेवलप टाइप का नहीं होगा। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर इन्वेलप नहीं होगा, आप यह कह सकते हैं जिसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा, जिसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा वह ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, जबकि जितने मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेनस जो भी ऑर्गेनेल है सब इसमें पाए जाएंगे। मेम्ब्रेनस एक सिंगल होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक का जो बात होता है यह ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग इसको डिवाइड किया गया। तो एक में क्या था कि सेल वॉल पाया गया, एक में सेल वॉल नहीं पाया गया। सेल वॉल किस में नहीं है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल था। अब यहां हम ध्यान देंगे, यहां पे आउटर लेयर आपको एक्स्ट्रा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन, ये सभी चीजें हमको प्लांट और एनिमल दोनों सेल में दिखलाई देती हैं। लेकिन लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम सेंट्रोसोम जो होता है हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहां हमको क्या मिलता है, एक सेल वॉल की बात की जाती है, दूसरी होती है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सभी चीजें पाई जाती है। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल जो सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के लिए, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। और अगर हम इन सबके यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल से अगर बात करें यहाँ तक तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं। खाली आप कह दो कि जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते हैं ये इसमें नहीं होगा, और मेम्ब्रेन वाला नहीं होगा तो न्यूक्लियस के ऊपर भी तो मेम्ब्रेन होता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक एक करके ऑर्गेनेल के बारे में। ऑर्गेनेल के बारे में बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम ऑर्गेनेल बताएं उसके पहले एक बेसिक आप ले लीजिए चार्ट, जिससे सारे ऑर्गेनेल आपको एक जगह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके ऑर्गेनेल का डिटेल करेंगे। सेल जो है, सेल को अगर हम ध्यान दें तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है उसका कवरिंग वाला पार्ट, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। तीन भाग आप लोग देखते हैं। जो कवरिंग होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस आप कवरिंग देखते हैं तो सेल वॉल दिखलाई देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखलाई देता है। जो सेल वॉल होता है ये हमको किस में देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको दिखलाई देता है। दूसरी तरफ बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आ जाए न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो किन चीजों से बना होता है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये वाला बाहर का ये दिखलाई देता है। इसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर ऐसे ऐसे भरा हुआ लिक्विड होता है। उसके बाद एक गोला सा हमको दिखलाई देता है जिसके अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस। इसके बाद होता है इसके अंदर ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जिसको जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए ये हम कहते हैं। ठीक, बात यहां तक हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है इसमें हमको तीन चीजें दिखलाई देती है। एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है ऑर्गेनेल, दूसरा होता है, तीसरा होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या होता है, फैट हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें यानी कि डेड मटेरियल। डेड मटेरियल, ये डेड मटेरियल बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये तो लिविंग है नहीं, लेकिन इस कोई भी सेल हो, सेल के लिए इंक्लूजन जरूरी होता है। ये एक जगह एक्यूमुलेट रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, नीड के अनुसार यूज हो जाते हैं, तो उसको इंक्लूजन बोला जाता है। अभी तक बच्चे बार बार कंफ्यूज रहते थे कि सर ये इंक्लूजन क्या चीज है, सेल में लिखा होता है छोटा छोटा बिंदु देके। तो इंक्लूजन मतलब ये होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है वही न्यूट्रिएंट मटेरियल। अब हम ऑर्गेनेल पे चलेंगे। ऑर्गेनेल जो होता है, एक होता है मेम्ब्रेनलेस जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, एक होता है मेम्ब्रेनस, सॉरी यहां पे कर देना मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनलेस होता है ये दो भागों में बढ़ गया, सीआर, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ये हमको दिखलाई देता है कहाँ, प्रोकैरियोट में दिखलाई देता है, साथ साथ यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मेम्ब्रेनस की तो मेम्ब्रेनस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, एक होता है डबल मेम्ब्रेनस। जो सिंगल होता है वह होता है आपका लेग, लेग मतलब पैर मत समझ लेना। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी बॉडी, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। वहीं पे अगर हम डबल मेम्ब्रेनस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस को भी करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पहले ही हमने अलग कर दिया है, लेकिन डबल मेम्ब्रेनस वो भी होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। साथ साथ याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, सेकंड जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल सेल,
अगर बात हम एनिमल सेल की करेंगे, सॉरी बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। अगर हम बात किसकी करेंगे, एनिमल सेल की, तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, इसलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम एक एक करके अब टॉपिक को क्लियर करें, एक एक ऑर्गेनेल आप लोगों को बताते। बात सेल वॉल की करेंगे, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, यानी पौधों की कोशिकाओं में जो होता है सेल वॉल पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। अगर हम ये एक सेल का डायग्राम ऐसे बता दें तो जो आउटर साइड ऐसे दिखलाई देता है इसी को बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में ये नहीं होता। मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यह प्लांट की सेल में बात करेंगे तो सेलुलोज का होता है। फंजाई में यानी कवक, जो फंजाई फंगस वंगस लग जाता है ना, सॉरी फंगस जो लग जाता है, कहीं देखते हो कापी में, जूते में, इस सब में फंगस लग जाता है, या भीगे कपड़े पे, रोटी पे, ब्रेड पे, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि वो काइटिन का बना होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल वॉल की तो वो किसका होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। अब हम बात करेंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप। यह कोशिका का जो आकार या आकृति है, प्लस पेड़ देखते हो रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको बाहर से चोट जल्दी नहीं लगता। हम लोगों को कोई जरा सा भी ब्लेड मारे चोट लग जाएगा, लेकिन मजबूत बड़े पेड़ हैं, मेच्योर हैं, तो उनको आप ब्लेड लगाओ तो ब्लेड टूट जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो सेल वॉल होता है धीरे धीरे डेड होते हुए सेल एकत्रित होकर बाहर का कवरिंग बना लेता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करते हैं। ये रिजिड होते हैं, आउटर कवरिंग, इनकी जो कवरिंग होती है आउटर कैसी होती है, रिजिड होती है। तो यहां हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ, सेल वॉल। क्लियर है बच्चा, यानी एक हमने ऑर्गेनेल पढ़ लिया। दूसरा बात करेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झिल्ली का मतलब ही होता है वो जो प्लास्टिक लेके चलते हैं ना, ये वाली झिल्ली, ये है ना झिल्ली, यानी कि इस झिल्ली की बात कर रहे हैं। इसको हम लेके मार्केट में जाते हैं, साग सब्जी या कुछ भी सामान लेते हैं तो इसी झिल्ली में दे देते हैं, और इसमें हम सारी चीज़ें, चाहे हमारे पास ये की हो गए, पेन हो गया, चलो पेन डाल दिए, ये की हो गया, फिर हमारे पास ये टार्च हो गया, और ये चाक हो गया, ऐसे हमने बहुत सारे चाक डाल दिए, ये कुछ बॉक्सेस हमने डाल दिया और डाल के ऐसे बांध दिया। तो ये होता है झिल्ली, और इस झिल्ली के अंदर सारे ऑर्गेनेल ऐसे ही मौजूद होते हैं। तो ये प्लाज्मा जो बात कर रहे हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली बोली जाती है। देखो ऐसे है ना, ये सब चीज़ों को एक साथ लेके ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको हिलाएं, हिल रहा है, खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे कोई उपाय सेल ने किया है क्या? हाँ जरूर, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। एंड तक आप बने रहेंगे, वो भी हम दिखाएंगे कि उसके बारे में क्या है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये कहाँ होता है बच्चा? ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होता है। मेड बाई, ये किसके द्वारा होता है? या मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलके बनता है। लेकिन यहाँ सेल के अंदर प्रोटीन लिपिड कैसे आता है वो भी बात करेंगे। किसी ऑर्गेनेल ने ही इसको दिया है ये गुण कैसे बनाने का। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेपरेट द कंटेंट, यानी अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी यहां बाहर आंधी तूफान पत्थर सब चल रहा है, लेकिन इनके अंदर जो भी मौजूद है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है और सेपरेट करता है। ये बाहर के इन्वायरमेंट से इनको क्या करता है? बचा के रखता है, अलग रखता है। ठीक। इट अलाउ या परमिट, ये परमिट देता है, परमिशन देता है बॉडी के अंदर कि सेल के अंदर कुछ चीजें आ भी सकती हैं, कुछ चीजें जा भी सकती हैं, ये परमिशन देता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। ये सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल का मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन ये सेलेक्टिव होता है कि ये कितना, क्या चीज अंदर आएगा, क्या चीज बाहर जाएगा, सेलेक्टिवली होता है। ये नहीं अपने मन का आए अपने मन का जाए, होता नहीं है। क्लास में कोई आ गया कोई चला गया, नहीं। रूल रेगुलेशन वाले टीचर जैसे हमारी तरह रहते हैं ना, कोई नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा, जो आ गया सो आ गया, जो चला गया वो जाए। तो ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आउट और इन के लिए, सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम दूसरा नाम दे तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हम अगले ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे बच्चा। सेल वॉल हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे हम लगा देंगे किसको?
ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा सेल ऑर्गेनेल हमने बता दिया। इसके बाद आया तीसरा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट दे दिया, उसमें हमने बताया है कि इसको किसने डिस्कवर किया था यानी डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, और इसके बारे में किसने बताया था कि ये जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कलरलेस ये होता है पहली बात, 80% इसमें पानी भरे होते हैं। ये जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं तो सब प्रोटोप्लाज्म है, सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और ये प्रोटोप्लाज्म अगर ना होता, प्रोटोप्लाज्म अगर ना होता तो वही मतलब होता कि ये सारी चीजें होती जरूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन ऐसे ऐसे हिल रही होती। लेकिन भगवान ने क्या किया कि इसके अंदर एक द्रव्य भर दिया, द्रव्य पदार्थ भर दिया, जिससे ये क्या हो गए, बंध गए और इधर उधर हिलने नहीं पाए। जैसे इसमें हम कोई द्रव्य के रूप में ये मान लो हमने भर दिया, ये हमने ऐसे भर दिया और ये द्रव्य, इसको हम समझ सकते हैं कि द्रव्य है। अब इसको डालने के बाद अब हम दबाएं इसको और हिलाएं तो हिलना मुश्किल है, सारे एक जगह सेट हो जाएंगे। कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा, जो जहाँ अटका है ऐसे अटका रहेगा, कोई यहाँ पे अटका है ऐसे रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग के हुआ, वहाँ से भाग के हुआ। मतलब क्लास में जैसे आप लोग करते हो हीरोपंती, वैसा ये लोग नहीं करेंगे, बस एक जगह बैठे रहेंगे चुपचाप मुंह बना के, क्योंकि इसको बांध के अब रख दिया गया है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, यह जीवद्रव्य, इसके बारे में हमने बता दिया कि इसके अंदर भरा हुआ जितना फ्लूइड होता है उसको हम जीवद्रव्य की वो देते हैं। ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये 80% वाटर कंटेंट किया रहता है। ये दो भागों में बटा, एक था साइटोप्लाज्म, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर हम सारी ऑर्गेनेल अब पढ़ेंगे, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हम सारी ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने प्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हो गए हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला ऑर्गेनेल, वह है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर यह क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो चार्ट हमने दिया था उस चार्ट में हमने इसीलिए पहले इसको दे दिया था सब नेमिंग। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन। हमने क्या बोला, हमारे मात्र ये 2 पार्ट के वीडियो में पूरी सेल की बायोग्राफी हम दे दे रहे हैं, हिस्ट्री दे दे रहे हैं, आप लोग रख लो। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो नोट्स भी बना लेंगे। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी इस सेल की अगर हम बात करें, या इस सेल की, यही सेल देख लो, इस सेल का जो ब्रेन है, जैसे हमको अभी पढ़ाना है, हम सेल पढ़ा रहे हैं, कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, आज हम बीएससी थर्ड ईयर पढ़ाएंगे, बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे, क्लास 9th भी चलाएंगे, 11th भी चलाएंगे, 10th भी चलाएंगे। तो ये कौन करवा रहा है हमसे, क्या हमारा शरीर? नहीं, हमारी ब्रेन करवाती है। ये हमको परमिशन देती है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखो, यहाँ पे हिंदी में लिखो, चलो एक गिलास पानी पी लो, चलो बच्चों से बात करो, हाय हेलो बोलो, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, वीडियो चलेगा ज्यादा। तो ये कौन करवा रहा है? मेरा ब्रेन करवा रहा है, आपका ब्रेन लाइक भी नहीं करवा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये जो कोशिका सारी फंक्शन को करता है, उस करवाने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसलिए ये ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये कंट्रोलर भी है, ये क्या है? कंट्रोलर बोला जाता है, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। यहां पे 80% प्रोटीन पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। 80% जो होता है बेटा प्रोटीन होता है, और डीएनए 10% होते हैं, और 10% कुछ अदर मटेरियल होते हैं। बात हम करेंगे कंटेंट क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को रखने वाला पार्ट है। ये कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का होता है। चलिए अब हम आगे वाले ऑर्गेनेल की बात करेंगे बच्चा। माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो सुना ही होगा भैया। इसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, ना ही पढ़ो तो अच्छा है, लेकिन याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पावर की सप्लाई अगर कट जाती है तो पावर हाउस पे सब कॉल करते हैं, वैसे ही इसकी जब पावर कट जाती है और ये ऐसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को फोन करता है कि पावर दो यार, कुछ काम तो हो ही नहीं रहा हमारे अंदर। तो वहां से पावर आता है। आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर देता है, तब ये काम करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कौन बताता है कि यार पावर दो? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर बताने के लिए यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये बताता है कि इस सेल के अंदर क्या है, जो चीजें थी, जितनी पावर थी वो खत्म हो चुकी हैं।
अब ये बताता है किसको, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और कहता है अबे यार वो कुछ काम वाम करेगा कि ऐसे ही बैठा रहेगा, तुम भी लुंज पुंज बैठे हो, अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे लाइसोसोम बना देंगे और तुमको खा के ख़त्म कर देगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि ब्रेन जो है ये एक्टिवेट करता है, गोल्जी बॉडी को बोलता है कि जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास से पावर ओवर लेके आओ यार, कुछ काम करें, एनर्जी दो इस सेल को। तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है यानी एनर्जी देता है किसको, इसको गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी सेल के अंदर यहाँ वहाँ चारों तरफ सप्लाई करता है और जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर भी निकालता है, समझ में आए। तो गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है और ये पावर हाउस का। ध्यान देना, फर्स्टली यानी पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कवर किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर बेंडा बोला जाता है, लेकिन कोलिकर ने किया था। इसका नेम जो था पहली बार बायोप्लास्ट बोला गया था। इसका नेम जो बायोप्लास्ट था वो अल्टमान ने दिया था, बाद में चल के इसका रीनेम्ड हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कार्ल बेंडा ने दिया था। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा का गृह बोला जाता है, यानी यहीं से सारी सप्लाई श्वसन का भी काम करता है सेल के अंदर। यह करता क्या है, जब रेस्पिरेशन करता है यानी हम लोग श्वसन करते हैं तो इसके सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जब यहाँ ऑक्सीजन आती है तो क्रेब्स साइकिल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल एक्टिवेट होता है और 38 एटीपी यानी 38 एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन कर देता है और ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज बनते ही एनर्जी मिल गई भैया, ये काम करने लगा। समझ में आया, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट हैव देयर ओन राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम करें बच्चा तो ये बड़ी खतरनाक होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन इस सेल के बस में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रहता है, लाइसोसोम की वजह से। क्योंकि लाइसोसोम अगर ये ज्यादा नखरा दिखाएगा, काम करना बंद करेगा, तो लाइसोसोम तुरंत डाइजेस्टिव एंजाइम रखा है, इसको पचा के पट तुम्हारा काम खत्म, मार के खत्म कर देगा इसको। इस वजह से ये चुपचाप बनाता रहता है। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा स्वार्थी टाइप का है, सेल्फिश है। इसको सेल्फिश बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, इसके पास राइबोसोम है, ये डीएनए खुद रखा हुआ है, 70S टाइप का राइबोसोम इसके पास है। यानी ये ऑटोनॉमस सेल कह सकते हो, सेमी ऑटोनॉमस सेल। सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर सेल पूछा जाता है कौन है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे इट मेक दियर ओन प्रोटीन, ये अपना खुद प्रोटीन बना लेता है। चलो चलो तुम लोग नहीं दोगे ना, हम बना लेंगे, जा जा जा। तो ये बात होती है। अब हम बात करेंगे छठे पे आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन आता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी काय हिंदी में बोला जाता है। बात करें इसको डिस्क्राइब किसने किया था, फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी ने किया था, जिनके नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया, ठीक है। ये परिवहन का काम करता है। क्या करेगा भाई, तुमको कुछ चाहिए, क्या चाहिए ये सेल बताएगा, ये न्यूक्लियस बताएगा। ए देखो यार इसको, ये जो प्लाज्मा में ये प्रोटोप्लास्ट है ना, ये कुछ मांग रहा है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भूख लगा यार, पानी वानी दो, कुछ दो। गोल्जी बॉडी आएगा, दौड़ गए, कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, देखो यार प्रोटीन वोटीन है कहीं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन लेगा, यहाँ ले जाके देगा इसको। अरे सेल वाल के पास कुछ होएगा, यहाँ कुछ होएगा, इसको कुछ चाहिए, सेल के बाहर कोनो दिक्कत है, ले जा, यहाँ बहुत बड़ा है। सेल के अंदर कुछ चाहिए, अच्छा रुको हम बाहर कांटेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इधर से सप्लाई दो, तो यहाँ से सप्लाई लेके इसके अंदर पहुंचाता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, चलो तुमको अंदर आना है, ट्रैफिक पुलिस की तरह, अंदर आओ, चलो तुम बाहर जाओ। तो ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेड द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी अंदर भी ले का काम, और यहाँ से बाहर खराब पदार्थ है या कुछ अच्छी चीज चाहिए बाहर शरीर को, तो ये सप्लाई भी कर देता है कि ले जा यार, बहुत है यहाँ। फिर इसका फंक्शन जो होता है, ये स्टोर भी करता है, कुछ चीजों को कभी कभी स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज का, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, तो उन सबको ये शुगर में, सिंपल शुगर में क्या कर देता है, चेंज करने का काम करता है। पैकेजिंग का भी काम करता है, कुछ चीजों को पैक करके अंदर बाहर करने का काम ये कर लेता है प्रोडक्ट को। फिर है इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अगर कोनो ऑर्गेनेल ज्यादा नखरा दिखा रहा है ना,
तो ये क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, कहेगा सुन जाओ उसको मार के आओ। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, किसी न किसी को इशारा देंगे, देखो 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 जरा उसको देख लो, बाइक वाली नंबर तो देखो जरा। तो वह हाल है, सुनो ई वाले ऑर्गेनेल को जरा देखो ध्यान से। तो लाइसोसोम क्या करता है, वहां जाएगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, उनका काम खत्म, उनको डाइजेस्ट कर देगा। और ज्यादा सेल भी अगर नखरा दिखाया ना, तो ये डाइजेस्टिव जो लाइसोसोम है ये खुद ही एक सुसाइड बम है, फट जाएगा, धड़ाक से फटेगा, सबको ले देके खाली, सब खत्म, पूरा खेल खत्म कर देता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी ध्यान दी जाती है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे बच्चा आगे कुछ ऑर्गेनेल्स को देखते हैं, चलिए। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, जिसको राजधानी बोला जाता है, फिर सेंट्रोसोम और राइबोसोम। सेंट्रोसोम राइबोसोम को हमने बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। राइबोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। वैक्यूल जो होता है ये किसी भी सेल के अंदर वैक्यूल यानी ये बड़ा सा राजधानी देखा जाता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी वेस्टेज है इसको बाहर निकालने का काम करता है, या फिर इसमें पानी ज़्यादा भर गया तो भी बाहर निकालने का काम करता है। ये एनिमल सेल में कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में बड़ा होता है। अगर कुछ एनिमल में बात करें, जैसे प्रोटोजोअन्स हो गए, प्रोटोजोअन्स में जैसे पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना, तो पैरामीशियम अमीबा में ये ज़्यादातर देखा क्या जाता है कि ये पानी को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम ये प्रोटोजोअन्स में करता है। बाकी एनिमल्स में इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। बाकी एनिमल्स में ये क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज देखे जाते हैं। अब हम बात करें वैक्यूल्स, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जल संवहन या जल परिवहन इधर से उधर करता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं। स्टोरेज सैक का मतलब हमने ये बता दिया कि एक थैली के नुमा होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करने का भी ये कार्य करते हैं। अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, इट इज स्मॉल इन एनिमल एंड लार्जर साइज इन प्लांट। लार्ज होंगे प्लांट में और स्मॉलर होंगे किसमें, एनिमल में, हमने बता दिया। और किसी भी सेल के अंदर पानी ज्यादा ना भरने पाए, इसलिए ये क्या करते हैं, कंट्रोल का काम करते हैं कि पानी को रेगुलेट करते हैं। वाटर रेगुलेटरी भी इनको बोला जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट हम, तो यहाँ पे हमारा गोल्जी बॉडी हो गया। तो गोल्जी बॉडी के बाद आया हमारा वैक्यूल, आठवें पे है हमारा सेंट्रोसोम, 9वें पे हमारा है राइबोसोम। इतने ऑर्गेनेल अभी तक हम लोग पहुंच गए हैं। सेंट्रोसोम जो है तारक का है। ये बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि वहां डिवीजन की बात, गोल्जी बॉडी एक प्लेट का फॉर्मेशन करता है। गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं ये प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, उससे डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा प्लेट होता है जरा कमेंट करके बताना। इसको सेंट्रोसोम को बावेरी ने फर्स्ट टाइम नाम दिया था। बेंडेन की भी बात की जाती है। चलिए बात करें प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में होता है, हेल्प क्या करता है, जब कोशिका विभाजन करती है तो उस समय ये क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यही सेंट्रोसोम इधर, और यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या करता है, दोनों पोल की तरफ इस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचने के लिए स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये अपोजिट पोल की तरफ खींच लेते हैं और बाद में यहाँ से प्लेट का फॉर्मेशन होकर डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल। तो सेल के डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है सेंट्रोसोम का। ये क्या होता है कि लीवर सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि ब्रेन सेल में ये नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन का आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन नहीं होता बच्चा। न्यूरॉन का और ब्लड सेल का भी डिवीजन नहीं होता क्या, कमेंट करके जरूर बताओ प्लीज। ब्लड सेल का डिवीजन होता है कि नहीं। अब चलो बात करेंगे कि न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता तो ब्रेन सेल में आप कह सकते हैं नहीं होता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे तब दिखाएं, एकदम नो कर देते हैं। नहीं बेटा, वहां पे कुछ न्यूरोग्लिया बोला जाता है। ब्रेन में न्यूरोग्लिया होता है, तो न्यूरो मतलब होगा न्यूरॉन वाली, और ग्लिया मतलब ग्लियान की सेल, ग्लियान वाले में होता है। तो कुछ जगहों पे नहीं होता, कुछ जगहों पे होता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि 90% में नहीं होता, 10% में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। पैलाडे ने इसके बारे में बताया था, नाम दिया राइबोसोम। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण ये करता है। इसके ऊपर कोई खोल और आवरण नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये क्या है, खुद एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। खाओ बेटा प्रोटीन और जाओ जिम। जिम करना है तो राइबोसोम खा जाओ, जाएगा अंदर प्रोटीन बनाएगा, जिम करके आओगे फिर बनाएगा। तो राइबोसोम ढूंढो और खाओ।
अब राइबोसोम के बदले क्या हमको लगता है कि वो जो सोयाबीन होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, राइबोसोम ज्यादा पाया जाता है क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है राइबोसोम को। अगर हम बात करें यहाँ पे राइबोसोम दो रूप में हमको देखने को मिलता है, एक 70S एक 80S यानी 80S। ये 70S 80S की बात करें 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। लेकिन यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में याद रखना 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? अगर यहां पे यस की बात करें तो ये क्या है, ये सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट, सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट के हिसाब से इसका नाम एस रखा गया है। ये सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट और इसको सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट और ये 70S 80S किसने दिया था? तो वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्वेडबर्ग, जिनके नाम पे ये सारी चीजें पड़ी थी। तो राइबोसोम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट जो 70S 80S लिखा रहता है वो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे आया था। एक बात और करेंगे, जब आप क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं तो इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और इस इनर मेम्ब्रेन ने एक अपनी फोल्डिंग बना ली है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुली की तरह दिखलाई देता है, ऐसा बना रहता है जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और एटीपी का फॉर्मेशन, ये F1 पार्टिकल इसी पे पाए जाते हैं, रॉकेटनुमा होता है, वो सब करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका बोला जाता है, अंतःप्रदब्बी जालिका हिंदी में बोला जाता है। चलिए, और इट इज लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, तो इसके इधर इधर ऐसे नेटवर्क की तरह ऐसे बॉन्ड पूरा बना रहता है ना, पूरा ऐसे देखते हैं फैला रहता है कुछ इस ढंग से, ऐसे ऐसे फैला फैला स्ट्रक्चर, यही होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाता है। अब ध्यान देना, इसको आंतरिक कंकाल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अंदर की तरफ कंकाल की भांति फैला होता है, पूरा नेटवर्क बनाया रहता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है SCR, एक होता है RER। SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे ऐसे ऐसे बिंदी 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 स्ट्रक्चर देखे जाएं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन खुरदुरा टाइप का हो, रफ टाइप का हो, खुरदुरा हो, उसके ऊपर राइबोसोम होता है। इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम होता है तो वो क्या करेगा मालूम है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो स्मूथ है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, चिकना है, तो चिकना लगाए हो तो भैया चिकना क्या होता है, तेल घी, वैसे ही ये लिपिड या वसा का निर्माण करता है, आई मीन फैट का। अब ध्यान देना, यहां पे जब बन गया लिपिड, यहां बन गया प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों बनने लगे यही बगला में, तो ये काहे परेशान होगा, ये भेज देंगे इधर से। अगर मेम्ब्रेन में कहीं इधर उधर कुछ फॉर्मेशन करना है मेम्ब्रेन का, तो लिपिड और प्रोटीन का ही तो ये मेम्ब्रेन बनता है। तो हमने यही बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में बहुत बड़ा रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझ में अब आ गया होगा। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहां से एक टॉपिक हम लोगों का और समाप्त हो गया। तो इस पे भी एक हम गोला बना दें, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आया हम लोगों का क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है, यानी आत्महत्या की थैली, हिंदी में आत्महत्या की थैली बोला जाता है। हम लोग बचपन में बड़ी सोचते थे यार कैसा होता होगा, कैसा दिखलाई देता है। तो आप लोग ये गाल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस ढंग से गाल्गी बॉडी ऐसे दिखलाई देता है। ये क्या करता है, छोटे छोटे बबल्स की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, यही होते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, अगर ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसके पास आएगा, कहेगा काम करो, नहीं करोगे, अब भी खत्म करते हैं, अब भी का अब भी पहली टिकट कटाता हूं, तो इसका टिकट कटा देगा और इसका काम हो गया समाप्त। और इसको क्या करेगा, अगर सेल में लाइसोसोम ना रहे तो ये डेड कर जाएगा, डेड करेगा तो सड़ गल के यहीं पे पड़ा रहेगा और फालतू पूरे सेल को डैमेज कर देगा। और फाइनली इस वजह से इसको क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है और वेस्ट मटेरियल की तरह यहाँ पे आके बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि आपको चोट लग गया तो यहाँ पे जितने सेल्स हैं वो सेल डैमेज कर गए, लेकिन उनका लाइसोसोम भी तो डैमेज कर गया होगा। तो बगल वाले जो सेल होते हैं उनके लाइसोसोम क्या करते हैं,
इन सब सेल के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है कि पाया जाता है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करके उस सेल को धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाएंगे वहीं पे, और धीरे धीरे ये घाव भर जाता है। तो कोई भी सेल को भी, अगर ये सेल भी क्या कर रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ये इसके ऑर्गेनेल नहीं काम कर रहे, इसके ऑर्गेनेल इसके, मान लो ये सभी हड़ताल पे उतर गए, हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, तो सेल क्या करेगा, सेल मुंह बना के बैठा रहेगा, न्यूक्लियस कहेगा हम नहीं करेंगे जाओ। तब लाइसोसोम बहुत शरारती टाइप का है, उसके मन में एक दिमाग, अपने दिमाग में एक वो सूझेगा खुरापात, वो क्या करेगा ना कि ये अपने आप को ही फाड़ देगा वहां पे। जो ही ये फटेगा, इसका पूरा जो एंजाइम है पूरे सेल में बिखर जाएगा, पूरा सेल ही वहां क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये होता है लाइसोसोम, बहुत खतरनाक होता है, जिसको डी डुबे ने बताया था। ये सुसाइड बैग होता है। ये क्या करता है, इट फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। इट हेल्प टू क्लीन द सेल, ये सेल की सफाई करने में भी मदद करता है, यानी ये सफाई वाला स्वीपर का काम यहां कह सकते हो ये कर लेता है। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता। इस वजह से आरबीसी ब्लड में डेड हो जाने के, मतलब जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रही है उसमें डेड होने के बाद ये सर्कुलेट करके चला आता है स्प्लीन में, प्लीहा में वहीं पे इसका काम खत्म हो जाता है। इसको कब्रगाह बोला जाता है, स्प्लीन को रक्त का कब्रगाह इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वहीं पे जाके एकत्रित हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स, जिसको लवक हिंदी में बोला जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। नाम से सभी क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, और ल्यूको मतलब ये क्या करेगा, भोजन को एकत्रित करने का काम करेगा। और ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल लीफ में या फिर स्टेम में देखने को मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण यही क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से करते हैं। जब भोजन बन गया तो ल्यूकोप्लास्ट जिस सेल में है वो क्या करेगा, आई मीन रूट और लीफ के पास सारे भोजन क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे, समय समय पे ये यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रोमोप्लास्ट होता है प्लांट में। ये क्या देखा कहा जाता है, फ्रूट में आप लोग देखते होंगे, फ्लावर में देखते होंगे, लीफ में देखते होंगे कि उसके कलर कोई पिंक होगा, कोई ब्लू होगा, कोई रेड होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके कलर फुल फ्लावर मिल जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वहां पे पाया जाता है क्या, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ये कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ क्रोमोप्लास्ट हमने दिखा दिया है, कैराटीन है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। बेटा लेंस है, बेटा लेंस किस में पाया जाता है, बेटा लेंस ध्यान देना चुकंदर में। चुकंदर का जितना डार्क रंग होता है ब्लड की तरह, ये बेटा लेंस के कारण होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है, टमाटर में जो लाल रंग प्रोवाइड करता है। फिर जेंथोफिल जो पीला रंग, आप पीली पत्तियां नहीं देखते हैं, जेंथोफिल के कारण होता है। और भी कुछ आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खुला है। पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर हो सकता है आई बटन में भी प्रोवाइड कर दें। प्लीज वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो दी बेस्ट रहेगा, सारे वीडियो और भी आपको मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं, और वीडियो कैसा रहा, नाइस, ये जरूर लिखना, और लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।